सेक्शन याद नहीं हो रहे? MCQ से कॉन्सेप्ट क्लियर करो अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लो सिंप्लीफाइड, जहां हम पढ़ते हैं लो आसान भाषा में। अगर आप जुडिशरी, APO या किसी भी लो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट MCQ सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1। इनिशियली ए हैड एग्जीक्यूटेड एन एग्रीमेंट इन द एज ऑफ हिज माइनॉरिटी। सबसे पहले ए ने एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया था जब वो माइनर था। एंड देन आफ्टर अटेनिंग हिज मेजॉरिटी, और जब वो मेजर हुआ, ही रेटिफाइड दैट एग्रीमेंट, तो उसने उस एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया। सच एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा? नंबर 1, लीगल लॉफुल होगा। नंबर 2, नीदर लीगल नॉर लॉफुल, ना ही लीगल होगा ना ही लॉफुल होगा। 3, वॉइडेबल होगा। या 4th, नन ऑफ द अबो, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आंसर होगा 2, नीदर लीगल नॉर लॉफुल, क्योंकि जब उसने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया था वह माइनर था, और माइनर का कोई भी एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है, स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, ज़ीरो होता है। तो ऐसा एग्रीमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ही वो लीगल होगा और ना ही वो लॉफुल होगा। Any usage or custom of trade which is not in consistence with the provision of the Indian Contract Act, जो कस्टम और यूसेज है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविज़न के नोट इनकंसिस्टेंस है, यानी कि कंसिस्टेंस नहीं है, यानी कि उसके साथ साथ चल रहे हैं। जैसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविज़न है उसके पैरेलल में ही है। शैल अफेक्ट द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, तो क्या वो इफेक्ट करेंगे इस एक्ट के प्रोविज़न को? शैल नोट इफेक्ट द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, इफेक्ट नहीं करेंगे। शैल पार्टली इफेक्ट द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, पार्टली इफेक्ट करेंगे। नन ऑफ द अबो। आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। आंसर होगा शैल नोट इफेक्ट द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा किसी भी कस्टम यूसेज का। इफेक्ट जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इफ़, एक कॉन्ट्रैक्ट को कब एनफोर्स नहीं किया जा सकता? इट इज़ विदाउट कंसिड्रेशन, अगर उसमें कोई कंसिड्रेशन नहीं है। इट इज़ विदाउट सफिशिएंट कंसिड्रेशन, अगर उसमें सफिशिएंट कंसिड्रेशन नहीं है। कंसिड्रेशन इज़ नेग्लिजिबल, कंसिड्रेशन ना के बराबर है। नन ऑफ द अबो। कौन सा सेक्शन कनेक्ट होगा यहाँ पे? सेक्शन नंबर 25। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, एक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं होगा अगर वो विदाउट कंसिड्रेशन है। सेक्शन 25 में लिखा हुआ है एग्रीमेंट विदाउट कंसिड्रेशन इज वॉइड। कंसिड्रेशन सफिशिएंट होना ज़रूरी नहीं है, कंसिड्रेशन कितना भी हो सकता है, 1 रुपया भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ कंसिड्रेशन होना चाहिए। वहाँ पे उसके कुछ एक्सेप्शन भी दे रखे हैं, लेकिन इसका आंसर होगा विदाउट कंसिड्रेशन एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं हो सकता। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, जब एक पर्सन अपनी इच्छा किसी दूसरे के सामने सिग्निफाइज करता है, बताता है कि वो कुछ करना चाहता है और कुछ नहीं करना चाहता है, विद अ व्यू, इस व्यू के साथ, टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर, कि वो दूसरे की असेंट लेना चाहता है, टू सच एक्ट और अब्सिस्टेंस ही इज़ सेट टू मेक ऑफ द फ्लोइंग, तो इनमें से क्या होता है? एक्सेप्टेंस होती है, प्रपोजल होता है, एग्रीमेंट होता है और प्रॉमिस होता है। ये सारी डेफिनेशन हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 में दे रखी है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रपोजल। प्रपोजल की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? आप मेरे साथ ही याद भी कर सकते हैं। प्रपोजल की डेफिनेशन 2A में गिवन है, 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। When the person to whom the proposal is made, वह पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया है, signifies his assent, वो अपनी असेंट दे देता है, तो प्रपोजल इज सेट टू बी, प्रपोजल क्या माना जाएगा? 2A में हम प्रपोजल दे रहे हैं और B में उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 2B। 2B में एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दे रखी है कि एक पर्सन जब अपनी सिग्निफिकेंस दे देता है तो ये माना जाता है कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, एक प्रपोजल अब जब एक्सेप्ट हो गया, बिकम, वह क्या बन जाता है?
प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो वह बन जाता है एक प्रॉमिस। प्रॉमिस की डेफिनेशन भी 2B में दे रखी है। 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेशन दे रखी है प्रॉमिस की। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर के डिज़ायर पे, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, या तो प्रोमिसी या और कोई पर्सन, हैज़ डन करता है और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग या करने से मना कर देता है, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और अब्सिस्टेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ, ऐसे एक्ट और अब्सिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? ये किसकी डेफिनेशन है? कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस फॉर द प्रपोजल, एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट या वॉइड एग्रीमेंट। ये डेफिनेशन है कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस जो दे रखी है हमें 2D में। 2D में हमें कंसिडरेशन की डेफिनेशन गिवन है। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, हर प्रॉमिस या हर प्रॉमिस का एक सेट, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे को कंसिडरेशन देता है, इज कॉल्ड एन, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। 2E में एग्रीमेंट की डेफिनेशन गिवन है। ये एग्ज़ाम में सीधे सीधे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन सब के सेक्शन आपको बाय हार्ट याद होने ज़रूरी है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज़ कॉल्ड अ, ये हमने कल भी किया था। एक एग्रीमेंट जिसको लॉ एनफोर्स करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2H में गिवन है। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज़ कॉल्ड, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं? वॉइड। 2G में। एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज़, ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल तो है लेकिन किसके ऑप्शन पे? एक या एक से ज़्यादा पार्टी के ऑप्शन पे, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर एंड अदर्स, लेकिन दूसरे के ऑप्शंस पे वो एनफोर्सिएबल नहीं है, ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जो एक पार्टी के ऑप्शन पे होता है उसको हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और इसको वॉइडेबल भी सिर्फ वो पार्टी करा सकती है जिस पार्टी के साथ कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, दूसरी पार्टी इसको नहीं करा सकती। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमें कहाँ गिवन है? 2I ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन है। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट, प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाता है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, जब वह किसकी नॉलेज में आया है? प्रपोजल भेजा है, कब माना जाएगा कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया? जब वह किसकी नॉलेज में आएगा? ऑफ द पर्सन टू होम इट इज़ मेड, जिस पर्सन को वह किया गया है उसकी नॉलेज में आ गया, प्रपोजर की नॉलेज में आ गया, एक्सेप्टर की नॉलेज में आ गया, या स्ट्रेंजर की नॉलेज में आ गया। तो क्या किसकी नॉलेज में आना ज़रूरी है? जिस पर्सन को वह किया गया है, अगर वह उसकी नॉलेज में आ जाता है तो माना जाएगा कि प्रपोजल कंप्लीट हो गया है, उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। So far as the communication of an acceptance is complete, as against the proposer is concerned, the correct statement is, जब acceptance की communication complete होगी किसके अगेंस्ट में? प्रपोजर के अगेंस्ट में, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट मानी जाएगी? When it come to the knowledge of proposer, जब वह प्रपोजर की नॉलेज में आ जाएगा। When it is put in a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor, both of the above या none of the above। सेक्शन 4 इस बात को क्लियर करता है, जब वो ट्रांसमिशन में पुट कर दिया जाता है तब माना जाता है कि प्रपोजर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है।
तो यह थी आज की वीडियो। अगर इनमें से किसी भी टॉपिक को आप मुझसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये भी बताइए एमसीक्यू सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। अगर हेल्पफुल लग रही है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए लॉ सिंप्लीफाइड। थैंक यू।